हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, नंबर सिस्टम 1-2 वीडियो में समाप्त होने वाला है। हम हर टॉपिक को टच किए हैं। मुझे लगता है कि यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम को बता दिया जाए। यदि रिमाइंडर थ्योरम इसका अंतिम पॉइंट होने वाला है तो नंबर सिस्टम के हर पॉइंट को, हर टॉपिक को, हर टाइप को हमने टच करने का प्रयास किया है। यदि आपको नंबर सिस्टम में किसी ऐसे प्रश्न में परेशानी हो रहा है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं क्वेश्चन। और आज के इस वीडियोज में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। कहता है नए वर्ष के दिन, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। नए वर्ष के दिन 10 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपया भेंट करते हैं। हाँ, नए साल के दिन 10 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपया भेंट करते हैं। इस प्रकार भेंट में दिया गया कुल धन कितना होगा? जब भी इस तरह का प्रश्न की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करिए कि इसका सबसे आसान तरीका होता है कि मैन गुने डिस्ट्रीब्यूशन, मैन गुने डिस्ट्रीब्यूशन गुने मैन माइनस वन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आदमियों की संख्या गुने प्रत्येक आदमी के द्वारा दिए गए रुपयों की संख्या गुने जितना आदमी है उसमें से 1 माइनस करके यदि गुना कर दिया जाए तो आपको कुल धन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बताए? मैन गुने डिस्ट्रीब्यूशन गुने मैन माइनस 1 तक कितना मित्र था? तो 10 मित्र। प्रत्येक ने कितना रुपया दिया एक दूसरे को? तो 10 रुपया। प्रत्येक ने एक दूसरे को नए साल के शुभ अवसर पर 10 रुपया दिया, है ना? 10 रुपया भेंट दिया गुने मैन माइनस 1। तो मैन माने आदमी ना। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से आदमियों की संख्या 10 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे लिखें कि 100 गुने 9 तो 900 रुपया कुल धन रहेगा, जमा होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो मैन गुने डिस्ट्रीब्यूशन गुने मैन माइनस 1 करके आप यदि निकालें तो आप देखते ही इस प्रश्न को बिना पेन पेपर का हल कर सकते हैं। आप देखते ही ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, चूँकि आज तो लिखने की कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। चलिए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। और दूसरा प्रश्न कहता है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरह का प्रश्न आया करता है, इसीलिए हमने आज के क्वेश्चन के सेट में हम अब इसको टच किए हैं। तो समझिए 3 संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं का योग 140 दिया है। कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तीसरी संख्या की 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। आप सोचिए
पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, मतलब दूसरी संख्या के दुगनी, जितना दूसरा संख्या होगा उससे दुगना होगा। और तीसरी संख्या की चौगुनी है, मतलब 4 गुना है। जब भी इस तरह की बातें आए तो आप सबसे छोटा वाला को मानिएगा। आप बताइए कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन दिखाई पड़ रहा है? तो तीसरी संख्या की चौगुनी हो गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या की दुगुनी हो गया कौन? पहली संख्या। तो सबसे छोटा तीसरी ना। हाँ, तो यदि तीसरी संख्या को हम 1 मान लें, या आप इस तरह से कहें सुविधापूर्वक समझने के लिए कि यदि x इसको मान लें तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? तीसरी संख्या की चौगुनी है पहली संख्या, इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चौगुनी हो गया कि नहीं। फिर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो पहली संख्या 4 है, तो ये जा कितना रखेंगे तो ये दुगुनी हो जाएगा। सोचिए, तो 2 गुना रख दें मतलब 2x रख दें, तो x तो तीनों में शामिल रहेगा ही, इससे मतलब नहीं है, हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो देखिए ये 2 गुनी है कि नहीं पहली संख्या दूसरी का, 2 दूनी 4। अच्छा, इसका कुछ न गुणांक है तो 1 है कि नहीं है, कोफिशिएंट 1 है, x के साथ 1 गुना है, तो 1 का ही 4 गुना है कि नहीं। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 4 गुना आएगा। हाँ, प्लेटफॉर्म बनकर तैयार, और इन सभी का कुल योग आपको कह रहा है कि 140 है। अब क्या करिए, 4 2 6 1 7, 7x बराबर 140, 20 सत्ते 4 से कितना आ गया 20, x का मान हो जाएगा 20। सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? पहली संख्या। तो पहली संख्या का मान हम लोग 4x निकाले हैं ना, तब 4x पहली संख्या बराबर है 4x। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम ऐसे कि 4 गुने x का वैल्यू निकाल कर लाए 20, तो 20 चौके 80 आया। तो सबसे बड़ी संख्या 80 था। तो जो ऑप्शन में है आप उसे टिक आउट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह के प्रश्न आप इतना दूर हम कैलकुलेट करके ले गए हैं, आप इसी जगह 4 2 6 1 7 20 सत्ते 4 से x का मान 7, 20 आया, 20 चौके 80 कर सकते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज बहुत कुछ होने वाला है, आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए। तीसरा प्रश्न कहता है, बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे। ओह हाँ, बाल दिवस आता है ना 14 नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग मनाते हैं। परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, तो चॉकलेट कहाँ से पाएगा? नहीं ना पाएगा। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले, तो कुल कितने चॉकलेट बांटे गए? हाँ, कुल कितने चॉकलेट बांटे गए? तो सोचिए ज़रा कि आपके घर में 5 बच्चा है, आप चाहते हैं कि प्रत्येक को 5-5 चॉकलेट दें, तो प्रत्येक को 5-5 चॉकलेट देने के लिए आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं कि हमको 25 चॉकलेट लाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि 5 बच्चा है और प्रत्येक को 5-5 चॉकलेट देना है, इसका मतलब 5 गुने 5 25 होगा कि नहीं होगा। तो इसी पर आधारित करके हम थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाएं तो बहुत जल्द बन जाएगा। हम यदि चॉकलेटों की संख्या को x मान लें, ये चॉकलेट की संख्या है, चॉकलेटों की संख्या हम x मान लें और 250 में बांटना है, तो टोटल चॉकलेट कितना हो जाएगा? तो 250 गुने x होगा कि नहीं यार? 250 गुने x होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए कि 75 बच्चा अनुपस्थित था, है ना। एक चॉकलेट हम प्रत्येक बच्चे को दिए, ये हम दिए हैं, ऐसा नहीं कि कुल चॉकलेट माने कि एक चॉकलेट दिए, है ना। एक चॉकलेट सबको दिए, एक चॉकलेट सबको दिए, तो 250 बच्चा है, तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 250 होगा कि नहीं होगा? होगा।
75 बच्चा इसमें से अनुपस्थित हो जाता है, तब 75 बच्चा अनुपस्थित हो जाता है, तब बच्चा कितना बचेगा? तो 250 में से 75 जाएगा, तब मुर्कटीय विधि से 175 होगा कि नहीं होगा? होगा। 175 बच्चा, तो सबको 3-3 चॉकलेट अधिक मिल गया। तो पहले कितना चॉकलेट दे रहे थे प्रत्येक को? तो 1 चॉकलेट सबको, तो ज़्यादा मिल गया। तो 1 गुने 175 गुने 1 + 3, मतलब जितना चॉकलेट पहले दे रहे थे उससे 3 चॉकलेट अब ज़्यादा देना है, तो जोड़कर उसमें ऐड कर देंगे ना। हाँ, तो बताइए अब क्या हो जाएगा? इनने भी कुल चॉकलेटों की संख्या और इसको भी रख दें तो कुल चॉकलेटों की संख्या आ जाएगा कि नहीं? 250x होगा ना? होगा 250x। तो इनने भी कुल चॉकलेट, इनने भी कुल चॉकलेट, कुल चॉकलेट बराबर कुल चॉकलेट, कुल चॉकलेट बराबर कुल चॉकलेट, मतलब 10 बराबर 10, बराबर का साइन तभी न देंगे जब दोनों पट्टी क्वांटिटी बराबर रहेगा। तो आप समझ ही रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो 175। अब देखिए मुर्कटीय विधि से करना है, ऐसा नहीं कि पूरा करने लगिएगा तो टाइम ही नहीं बचेगा। 250 में से 175x जाएगा तब 75 बचेगा, 75x। अरे इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं कि 175 आप प्लस 175 गुने 3 लिखेंगे कि नहीं? इसे मल्टीप्लाई दोनों में ना होगा क्योंकि कोष्ट के बाहर है, तो बराबर 250x। अब का क्या करिए कि आप इधर उधर करके कैलकुलेट कर लीजिए। इधर उधर करके कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपको? तो 250 में से 175x जाएगा तो 75x, 75x बराबर 175 गुने 3, तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, 25 सत्ते 75 से 25 का मर्तबे पड़ गए और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x का मान कितना? 7। x का मान 7, मतलब प्रत्येक बच्चे को 7-7 चॉकलेट दे रहे थे, तो कुल चॉकलेट कितना हो जाएगा? तो कुल चॉकलेट हो जाएगा 250 गुने 7, 250 गुने 7, तो कितना हो जाएगा? 1750। आंसर लाइन 1750 चॉकलेट बांटा गया क्लास में बाल दिवस के अवसर पर। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त तीसरे प्रश्न भी आपको समाप्त होते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और चौथा प्रश्न क्या कहता है? आप बने रहिए, बहुत कुछ आज आपको लास्ट में मिलने वाला है, कहीं नहीं जाएं। हाँ, कहता है 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकता है तथा 530 अंग्रेजी बोल सकता है, तो हिंदी और हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या क्या होगा? हाँ देखिए, आज के बाद ऐसा प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़िएगा, थोड़ा सा 2 मिनट आप वेट करिए। हम आपको थोड़ा बेसिक देना चाहते हैं। आपके बच्चा तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पहले हम लोग को पढ़ना था यूनियन ऑफसेट और इंटरसेक्शन ऑफसेट, सर्वनिष्ठ समुच्च और सम्मिलन समुच्च। 9th क्लास में सेट थ्योरी में पढ़ना था। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देना चाहते हैं कि ए यूनियन बी यदि लिखें, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। ये होता क्या है इन दोनों में? मतलब ऐसे ऊपर की ओर कर दें तो यूनियन ऑफ सेट इसको कहिएगा। क्या कहिएगा? यूनियन ऑफ सेट, मतलब सम्मिलन समुच्च, है ना। और यदि ऐसे करके लिख दे 2 के बीच में, मतलब 2 अक्षर के बीच में ऐसे लिख दे तो इसको कहिएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, INTER, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जो मेरे प्यारे दोस्त जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको समझ में ये बातें अच्छी से आ रही होगी, आपको भी आज के बाद आ जाएगा। तो इसको यदि ऊपर की ओर लिख दे, जैसे मान लेते हैं कि P लिखे और P ऐसे कर दें और P और R कर दें, तो इसको पढ़िएगा आप P यूनियन R, P यूनियन R। और यदि A और
ऐसे करके लिख दे, ऐसे ए आई इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, तो इसको पढ़िएगा आप ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आप एलसीएम एफसीएफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो एलसीएम होता है जो जो मिले और ना मिले सब है ना, और एचसीएफ होता है दोनों में जो जो मिले वही। तो ये बेसिक नॉलेज था। इसके बारे में क्या जानकारी देना चाह रहे थे हम, जो जानिए। तो यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सम्मिलन समोच्च और सर्वनिष्ठ समोच्च, इसके बारे में थोड़ा जानिए। हम बता ही दिए कि यूनियन की बात करेगा तो ऊपर, और इंटरसेक्शन की बात करेगा तो नीचे। नीचे वाला टोपी, नीचे की ओर टोपी पहनाए रहेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और ऊपर की ओर दिया रहे तो उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। इस तरह का प्रश्न बहुत आया करता है एग्जामिनेशन हॉल में। आप इसको थोड़ा बेसिक समझने का प्रयास करिए। यदि हम ए की मान ले लें, ए का मान ले लें 1 2 3 4 5, और बी का मान ले लें, बी का मान 1 2 3 6 7 है ना, 6 7 ले लिए। यदि इन दोनों में आपको ए यूनियन बी लिखने की बातें करे, ए यूनियन बी लिखने की बातें करे, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों में ए और बी में जो जो मिले ऊ और ना मिले ऊ भी, मतलब दोनों को आप लिख लीजिए। तो देखिए ए यूनियन बी लिखना है तो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 6 और 7 भी नहीं मिल रहा है। तो सबको लिख लीजिए ए यूनियन बी में, मतलब हम बोले मिले और ना मिले सब है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7। ए यूनियन बी लिखने का है तो सब है लिख लीजिए, जो जो मिल रहा है उसको। अब दोनों में 1 1 मिल रहा है तो दोनों के चलते 1 1 नहीं लिखेंगे, हाँ 2 2 मिल रहा है तो दोनों के चलते 1 2 लिखेंगे। तो ये हुआ जो दोनों में मिले और ना मिले सब है, ए यूनियन बी लिखे। यदि ए इंटरसेक्शन बी लिखने की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखने की बातें करें तो दोनों में जो जो मिलेगा वही लिखेंगे, अब बाकी छोड़ देंगे। तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो 1 2 3 और तो कोई नहीं मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखने की बात करें तो 1 2 3 लिखेंगे। तो आप समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो जो मिलेगा वही लिखेंगे, और ए यूनियन बी लिखने की बातें करें तो दोनों में जो मिले और ना मिले सब है। हाँ, तो ये था बेसिक यूनियन और इंटरसेक्शन की बात। पहले 9th क्लास के मैथ में सेट थ्योरी पढ़ना था, उसी में था ये चैप्टर। उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया है, थोड़ा सा मॉडलाइज किया है प्रश्न सेट करने वाले। हाँ, तो आप चलिए आप बना दीजिएगा। आप एगो बात और याद रखिएगा कि यदि ए यूनियन बी लिखने की बातें करे, ए यूनियन बी, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या यदि ऐसे कहे कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी लिखने की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है n इंटू ए प्लस n इंटू बी और माइनस इंटरसेक्शन आया तो यूनियन को घटा दीजिए, और यूनियन आया तो इंटरसेक्शन को घटा दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू ए यूनियन बी, बस। इसी पर आपको इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा आप सोचिएगा, तुरंत बना दीजिएगा। तो देखिए, ये जरूर आप याद रखिए कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकते हैं। हाँ, 1000 व्यक्तियों के समूह में 760 हिंदी बोल सकते हैं।
तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या बताइए। मतलब आप बताइए कि टोटल कितना है, मिले या ना मिले सभ्य कितना। तो हिंदी और अंग्रेजी है ना, तो हिंदी को हम एच से डिनोट कर देते हैं और अंग्रेजी को ई से, है ना। तो आप बताइए कि दोनों एन इंटू एच यूनियन ई की बात करें तो कितना हो गया 1000। चूंकि मिले या ना मिले, जो बोल रहा है ना उसको भी या ना बोल रहा उसको भी ले लिए, ठीक है 1000। अब क्या करेंगे, कहता है कि 760 हिंदी बोल सकते हैं। 760 हिंदी बोल रहा है, तो 760 हिंदी बोल रहा है, इसका मतलब एन इंटू एच का मान, मतलब नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स, तो कितना हो जाएगा 760। हुआ कि नहीं हुआ। फिर कहता है कि 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब एन इंटू नंबर ऑफ पीपुल अंग्रेजी बोलने वाले की, तो नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर इक्वल टू कितना हो जाएगा 530, है ना। मतलब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ही हुआ, आई हुआ हिंदी बोलने वालों की संख्या। तो कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या क्या होगी। हाँ, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले की संख्या तो कॉमन न होता है, कुछ व्यक्ति होता है कि सभ्य होता है, नहीं कोई व्यक्ति ही जो है द्विभाषी होता है, बिलिंगुअल होता है, या कोई जो होता है पॉलिनोमियल होता है। बहुत सारा कुछ व्यक्ति ऐसा है, बहुत सारा तो होता नहीं है, तो कुछ है व्यक्ति। तो कुछ का मतलब हमको समझ में आया कि ओ आपको कह रहा है कि एन इंटू एच इंटरसेक्शन ई निकालने के लिए, एच इंटू एन इंटू एच इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन एन इंटू एच इंटरसेक्शन ई, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या। तो अभी आप फार्मूला पढ़े कि एन इंटू ए यूनियन बी बराबर पढ़े थे ना, ए यूनियन बी, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। ए यूनियन बी बराबर एन ए इंटू एन ए प्लस एन बी, है ना, मतलब नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, माइनस क्या किए थे एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी घटा दिए थे, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। इसी पर आप इसको सेट कर दीजिए। सब चीज़ आपके सामने दिया हुआ है और आपको पूछ क्या रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या मतलब एच इंटरसेक्शन ही। तो क्या करेंगे मतलब एन ने, तो दोनों में से कोई पहले ले लेते हैं। तो एन इंटू एच, पहले हिंदी आया तो पहले हिंदी, तो 760 ले लेते हैं, प्लस अब एन इंटू बी होता है, तो एन इंटू बी के मतलब जगह पर एन इंटू ई ले लेते हैं, तो 530, है ना, माइनस कितना होता है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको तो ऊ निकालना ही है, तो एन इंटू एच यूनियन बी निकाल देते हैं, एच यूनियन ई। तो क्या हो जाएगा एच यूनियन ई कितना है 1000। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो 7 5 12, 1290 में से 1000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 290। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न इस पर और हम आपको लेकर दिखाएंगे। चलिए, कहता है, पहले 5वां देख लीजिए, सीरियल नंबर से सेट किया हुआ है। एक लड़के को किसी संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया। गुना के स्थान पर उसने संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा परिणाम उस संख्या से 225 अधिक पाया। तो उस संख्या को 8/17 से गुना करने पर अधिक पाया, जो उस संख्या से 8/17 से गुना करने पर कम मिलता संख्या होगी। हाँ, संख्या क्या होगी? तो संख्या को हम x मान लें
और कहता है कि उसमें 8/17 से उसे गुना करने, संख्या में कोई संख्या है x, उसमें 8/17 से उसे गुना करने के लिए कहा गया। तो 8/17 से इस संख्या में गुना करें तो हो जाएगा कितना, 8x, 8x अब बटा 17 होगा कि नहीं, 8x/17। फिर कहता है कि लेकिन वो गुना नहीं किया, वो गुना नहीं किया, क्या कर दिया, भाग कर दिया। तब भाग करेगा x में 8/17 से, तो आप क्या करिएगा, ये भाग में है, यदि इसको गुना में बदलेंगे तो ये निचल का ऊपर, ऊपर का नीचे होगा कि नहीं, मतलब x गुने 17/8 होगा कि नहीं होगा। तो ये आप बात जान रहे हैं। तो भाग दे दिया, इसका मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा कितना हो गया, उल्टा हो गया 8x/17, अब उल्टा हो गया क्या, 17x/8 हो गया। अरे भाग कर देगा एरा में, मतलब x में 8/17 से भाग देगा तो 17 ऊपर आया, 8 नीचे रह जाएगा कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि परिणाम 225 अधिक आ गया, परिणाम जितना आ रहा था उससे 225, तब परिणाम इतना आ रहा था तो 225 ज़्यादा आ गया, इसका मतलब प्लस 225 होगा कि नहीं होगा। पहले का जितना परिणाम आ रहा था उसी से ना 225 ज़्यादा आया है, तो परिणाम कितना आ रहा था, परिणाम इतना। तो आप सोचिए अब इसको इधर ले चल जाए तो क्या हो जाएगा, चूंकि चर वेरिएबल क्वांटिटी एक तरफ, तो हो जाएगा 17x/8, इसको इधर ले गए माइनस 8x/17 बराबर 225। यदि कैलकुलेट करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, थोड़ा सा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 8 होगा कि नहीं, हाँ। तो इन दोनों का हो जाएगा कितना, 17 गुने 8, 17 गुने 8। अब जा जाके इससे गुना, था 17 गुने 17, 17 का स्क्वायर 289, 289x माइनस 8 का स्क्वायर 64x, 64x, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64x बराबर 225। अब इसको घटा दें तो 289 में से 64 जाएगा तो 225 तो बच रहा है, तो 225 है ना, 69 20 89, हाँ 225x अब बटा 225x बटा कितना हो जाएगा 225x अब बटा हो जाएगा 17 गुने 8 बराबर 225, 225 से 225 कैंसिल, तो x का मान x बटा 17 8 36 से 136 बराबर इन्हें कुछ नहीं तो एक, तो इसको इन्हें के इधर लेकर चले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 136। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या क्या था 136 था। तो चलिए जो ऑप्शन में है आप उसे टिक आउट कर लीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आपको हमेशा आया करेगा, आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हाँ एक क्वेश्चन और, छठा क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब दोनों है ना, अथवा मतलब दोनों, इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, मतलब दोनों, कुछ ना ऐसा मास्टर होते हैं जो मैथ और गणित एक के साथ है हाँ। तो 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तभी बताए कि गणित और भौतिकी, तो गणित को मैथ और भौतिकी को फिजिक्स, तो कोड करेंगे तो n इंटू मैथ यूनियन फिजिक्स, n इंटू मैथ यूनियन फिजिक्स बराबर कितना, तब 25, मतलब मिले और ना मिले सब है, 25 अध्यापक थे स्कूल में। फिर कहता है कि जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। 15 भौतिकी
मतलब n इंटू पी की बात करें तो 15 हो गया, और n इंटू एम इंटरसेक्शन, हाँ मतलब तीनों जो है भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा n इंटू एम इंटरसेक्शन पी बराबर 3। अब कह रहा है कि केवल गणित पढ़ाने वालों की संख्या ज्ञात करें, तो n इंटू एम निकालने कह रहा है, तो आप निकाल लेंगे कि नहीं, एरा बराबर भाट, इसके बराबर भाट, मतलब तो आप कैसे निकालिएगा, तो सोचिए अभी आपको फार्मूला बताए कि एम इंटू एम यूनियन एन इंटू एम यूनियन पी बराबर क्या होगा कि एन इंटू एम प्लस, मतलब मैथ पढ़ाने वालों की संख्या, एन इंटू पी फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाने, मतलब एन इंटू एम इंटरसेक्शन पी, एन इंटू एम इंटरसेक्शन पी, है कि नहीं, बस कर दीजिए। तो एन इंटू एम यूनियन पी बराबर कितना 25, इस जगह 25 रखें, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं या इधर करके आपको दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 का ये जब 25 बराबर एन इंटू एम तो रहेगा ही वाट प्लस, मतलब इसको ऐसे लिखें कि एन इंटू एम प्लस एन इंटू पी, पी का मान कितना, फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या 15, माइनस माइनस फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाने वालों की संख्या कितना, तो 3, तो 3 ले लिए। तो आप बताइए 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 को जब इधर करें तो कितना आ जाएगा 13, है ना। तो मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, एन इंटू एम बराबर नंबर ऑफ मैथ पढ़ाने वालों की संख्या बराबर 12 को इधर लाए तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त इस फार्मूला पर आप सेट करके इस तरह के प्रश्न को आप बना सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। इस फार्मूला को याद रखिए, यदि यूनियन पूछे तो इंटरसेक्शन को घटा दीजिए, यदि इंटरसेक्शन पूछे तो यूनियन को घटा दीजिए ले जा करके, और बाकी दोनों सेम रहेगा। अब ये जब चाय रहे, कॉफ़ी रहे, दूध रहे, रोटी रहे, कुछ रहे, सबको सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आज ये प्रश्न सुंदर प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। आपको कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप पर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप लिख सकते हैं। 1-2 वीडियो में इस चैप्टर को स्वाहा करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या शुरू करना है आप हमको कमेंट करके फीडबैक दीजिए। और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़ा शिकायत है। आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स करिए, देखकर वीडियो को मत रह जाइए, और दोस्तों के पास भेजिएगा तो वो भी, उनको भी फ़ायदे होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख लेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि नए हैं आप चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर टॉपिक आपको इसी तरह से बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इन सारी बातों को ध्यान में रखिए आप, और चलिए तब तक हमको दीजिए इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।